अध्यक्ष महोदय, भारत संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यह आशा हुई कि हम शांति स्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्ध बंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिए संरक्षण सेना वहां भेजी। दुर्भाग्यवश विराम संधि समझौते में सुझाई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गई। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और संरक्षण सेना अब धीरे धीरे वापस भारत आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अथवा कहीं और इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जाएगा। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं कोरिया में तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षण सेना के अधिकारियों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निष्पक्षता के साथ निभाया। विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणाम स्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। ये मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे, पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता, परंतु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों श्रीलंका तथा बर्मा से, जिनके हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चीड़ काल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है। पश्चिमी एशिया के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए हैं। महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूं कि मैं अपनी आंखों से यह देख सकूं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या करने का विचार है। स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दीर्घ दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो आप करने जा रहे हैं, क्या क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीज़ों की कमी है। मैं इन सब चीज़ों के संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए तत्पर है कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर मिला, तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएं रखी गईं जिनके अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया। पिछड़े हुए लोगों में 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वे हैं जो अछूत माने जाते हैं। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है
की दूर हो जाएगी। दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं, आदिम जाति के लोग हैं, ये सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं। विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनकी संख्या देश में प्रायः 2 करोड़ है। 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाए तो वह हमें शोभा नहीं देता। उनकी उन्नति करना हमारा परमावश्यक काम है। उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग, परंतु वे भी किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। इन सब के लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्था की गई है। जहाँ तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके लिए विधानमंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहां जाकर उनके सुख दुख को रख सकते हैं और वहां से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं। आज दिल्ली में जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल हैं, उन सबके सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको वही अधिकार प्राप्त हैं जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में विशेषकर असम में, जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अन्य स्थानों में जैसी यहाँ स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए मैं समझता हूँ कि आदेश दे दिए गए हैं। स्टॉप।